जय हिंद, जय भारत। दोस्तों 28 मई बलिदान दिवस है भगत सिंह के अनन्य साथी और महान क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा का। यही दिन था वर्ष 1930 में जब उनका बलिदान हुआ। भगवती चरण वोहरा एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो सदा विष पीते रहे और अमृत बांटते रहे। ये विष अंग्रेजों के अत्याचारों का ही नहीं था, बल्कि उनके अपने उन मित्रों के विषबाण भी थे जो इन्हें पुलिस का आदमी कहते थे, सीआईडी का आदमी कहते थे। पर इन सब बातों को भुलाकर भगवती चरण वोहरा ने अपने घर के दरवाजे अपने उन साथियों के लिए सदा खुले रखे। और वर्ष 1930 में 28 मई के दिन इस देश पर बलिदान हो गए। और उनके बलिदान के बाद उनकी पत्नी, जिन्हें हम दुर्गा भाभी के नाम से जानते हैं, अपने इकलौते बेटे शची, जिनकी उस समय उम्र लगभग 5 वर्ष रही होगी या 5 वर्ष से शायद थोड़ी सी कम, अपने उस इकलौते बेटे को आज इस जानने वाले के पास, कल उस जानने वाले के पास छोड़कर सिर पर कफन बांधकर निकल पड़ी भारत को आजाद करवाने। दुर्गा भाभी और भगवती चरण वोहरा का निस्वार्थ त्याग और बलिदान इतना महान, इतना ऊंचा था दोस्तों, हम उनका कर्ज उतार नहीं सकते। पर अफसोस की बात तो यह है कि हम तो उन्हें याद भी नहीं करते। हमने भगवती चरण वोहरा पर पहले भी वीडियो अपलोड किए हैं। आज फिर कुछ और नई बातें उनके बारे में आपके पास लेकर आए हूं, आपके साथ साझा करूंगा। भगवती चरण का जन्म हुआ 15 नवंबर 1903 लाहौर में। मूलतः इनके पूर्वज गुजराती ब्राह्मण थे जो आगरा शिफ्ट हो गए थे, और बाद में इनके पिता शिवचरण वोहरा जो रेलवे में बड़े अधिकारी थे वो लाहौर चले गए। तो लाहौर में जन्म हुआ भगवती चरण का। और मई 1918 में दुर्गा देवी से इनका विवाह हुआ। दुर्गा देवी का जन्म हुआ 7 अक्टूबर 1907 को। तो विवाह के समय भगवती चरण की आयु 15 वर्ष से कम थी, और दुर्गा देवी, जिन्हें हम दुर्गा भाभी के नाम से जानते हैं, उनकी आयु 12 वर्ष से कम थी। दोस्तों वर्ष 1919 में इनके पिता शिवचरण को अंग्रेजों ने राय साहब का टाइटल दिया। अब शिवचरण वोहरा के लिए वो बड़ी बात थी। उन्होंने बड़ा जश्न मनाया। लाहौर में उनके कई सारे घर थे। बड़ा घर जिसमें वो रहते थे, बड़ा आंगन उसको सजाया गया अच्छे से, अच्छी लाइटिंग की गई, और लाहौर शहर के ज़्यादातर प्रतिष्ठित व्यक्ति उसमें पार्टी में शामिल हुए। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर भी वहाँ आए थे। दुर्गा भाभी बताती हैं कि उस दिन भगवती चरण खुश नहीं थे, लेकिन पिता से कहना भी नहीं चाहते थे कि आप जिस बात को लेकर खुश हो रहे हैं, मैं उससे खुश नहीं हूँ। असल में भगवती चरण की मां की मृत्यु इनकी कम आयु में ही हो गई थी। पिता ने लालन पालन किया था, पिता की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहते थे, और अंग्रेजों के दिए टाइटल पर जश्न मनाने के खिलाफ भी थे। तो भाभी कहती हैं कि वो घर से चले गए चुपचाप, बिना किसी को कहे। उस पार्टी में वो शामिल नहीं हुए। तो भगवती चरण के मन में राष्ट्राभिमान किस तरह कूट कूट कर भरा था, इस घटना से हमें पता चल जाता है। और दोस्तों इसके कुछ महीनों बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। एक बड़े भाई थे, उन्होंने संपत्ति का बंटवारा किया। अच्छे अच्छे मकान स्वयं रख लिए, और जो कम अच्छे थे वो भगवती को दे दिए। पर इन्होंने कभी किसी से इस बात की शिकायत नहीं की। ऐसा इनका स्वभाव था। इनके हिस्से में तब भी 3 मकान आए थे, और इससे हमको इस बात का पता चलता है कि परिवार कितना संपन्न रहा होगा। दोस्तों समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वर्ष 1921 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से आह्वान किया गया था कि वो अपनी संस्थाओं को, स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दें। भगवती चरण वोहरा उन दिनों एफसी कॉलेज लाहौर के स्टूडेंट थे। भाभी बताती हैं कि ये साइंस पढ़ रहे थे और शायद जर्मनी जाकर पीएचडी करना चाहते थे। तो शिक्षा को लेकर उनके मन में ऐसे सपने थे, लेकिन गांधी जी की कॉल पर वो छोड़ दिया, और इसके बाद दाखिला लिया नेशनल कॉलेज में। नेशनल कॉलेज जो लाला लाजपत राय ने शुरू किया था, वो तो क्रांति के लिए बड़ी उपजाऊ जमीन थी। वहां भाई परमानंद जैसे क्रांतिकारी शिक्षक थे। भाई परमानंद जो फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, गदर पार्टी वाले केस में काला पानी की सजा काट कर आए थे,
वो किस्से सुनाते थे स्टूडेंट्स को। वहीं जयचंद्र विद्यालंकार भी थे जो गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक थे और नेशनल कॉलेज में इतिहास पढ़ा रहे थे। बंगाल के क्रांतिकारियों के साथ उनके संबंध थे और उन्हीं के घर पे भगत सिंह की सुविख्यात क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल से भेंट हुई थी। नेशनल कॉलेज में भगत सिंह भी पढ़ रहे थे, सुखदेव भी पढ़ रहे थे। दोस्तों, भगत सिंह और सुखदेव उम्र में लगभग 3 साल छोटे थे भगवती चरण वोहरा से, पर बड़ी अच्छी मित्रता हो गई थी बहुत जल्दी ही। तो नेशनल कॉलेज में पढ़ते पढ़ते क्रांतिकारी संगठन खड़ा हो रहा था, पर दुर्भाग्य की बात यह थी कि इन युवाओं को क्रांति की सीख देने वाले जयचंद्र विद्यालंकार स्वयं भगवती चरण वोहरा के विरोधी हो गए। वो इनके विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहे थे। भगत सिंह सुखदेव आदि को कह रहे थे कि भगवती चरण पर विश्वास मत करना, वो पुलिस का आदमी है, सीआईडी का आदमी है, उससे दूर रहना। दोस्तों, जिसे आप अपना गुरु मानते हो, जिसने क्रांति की राह पर आपके पहले कदम बढ़ाए हैं, यदि वो ही आपको ये कहने लगे कि आपका अपना साथी सीआईडी का आदमी है, तो संगठन का क्या होगा। और वो साथ में ये बता रहे थे कि देखो, इसके पिता राय साहब थे, कितने सारे अंग्रेजों का, पुलिस वालों का इनके घर आना जाना था, तो इससे दूर रहना, बच के रहना। वो संदेह का बीज ऐसा बो दिया था, उसने बड़ी कड़वाहटें पैदा कर दी थी। लेकिन भगवती चरण अपनी राह पर अडिग थे। प्रश्न ये उठता है कि जिन जयचंद्र विद्यालंकार ने हाथ पकड़कर क्रांति की राह पर इनको चलना सिखाया, वही इनके विरोधी क्यों हो गए। वो भगवती चरण के विरुद्ध ऐसा मिथ्या प्रचार कर क्यों रहे थे। दोस्तों, दुर्गा भाभी ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को अर्ली 70s में एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में भाभी कहती हैं कि इसका एक कारण तो यह था कि जयचंद्र को लगता था कि भगवती उनसे आगे निकल जाएंगे। अब ऐसा क्यों हो सकता है। देखिए, भगवती चरण वोहरा एक तो पढ़ाई में बहुत कमाल के थे। आगे चल के उन्होंने वो साबित भी किया क्रांति की पथ पे। जब वो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब आर्टिकल लिखते हैं, HSRA का मैनिफेस्टो वो लिखते हैं, तो बल्कि मैं ये कहूँगा कि भगत सिंह के बाद अगर उस संगठन में कोई सही मायने में विचारक नेता था, आइडियोलॉजिकल लीडर था उस संगठन का, तो भगवती चरण वोहरा थे। तो हो सकता है इस तरह की इनसिक्योरिटी उनको रहती हो, और संपन्न परिवार से आते थे तो कई बार ईर्ष्या इस बात से भी हो जाया करती है। यहां एक कारण और याद आता है। वर्ष 1926 की बात है। दोस्तों, काकोरी के क्रांतिकारी जेल में थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह आदि। उनको जेल से निकालने की योजना बन रही थी, और वो आसान काम नहीं था, बड़े धन की भी जरूरत थी। पंजाब में धन संग्रह का, लाहौर में विशेष तौर पर धन संग्रह का जिम्मा मिला था जयचंद्र विद्यालंकार को। तो इस क्रांतिकारी संगठन में जितने से युवा जुड़े थे, उन्होंने सबसे कहा कि भाई पैसों की व्यवस्था करो आप लोग। उन दिनों सुशीला दीदी, जो जालंधर के कन्या महाविद्यालय में पढ़ाती थी, वो लाहौर आई हुई थी और भगवती चरण वोहरा के घर पर ही रह रही थी। उनसे भी कहा गया कि आप भी पैसे दीजिए। सुशीला दीदी के पास उसमें पैसे थे नहीं, वो कोई इस तैयारी के साथ तो आई नहीं थी जालंधर से। उनके पास सोने के कंगन थे। उन्होंने कहा कि ये कंगन मुझे मेरी मां ने दिए थे मेरे विवाह के लिए। सुशीला दीदी की मां की भी कम आयु में मृत्यु हो गई थी कि ये कंगन ले लो, ये मेरे किस काम के हैं आज। तो उन्होंने ऐसा कहा, पर भगवती भाई वो कंगन नहीं लेना चाहते थे, वो असमंजस में थे अभी। तभी जयचंद्र विद्यालंकार ने एक संदेशा दिया कि सुशीला दीदी जो कंगन देना चाहती हैं पार्टी के, संगठन के काम के लिए, उनका वजन करवा लो और उनकी कीमत लगवा लो। मेरी भांजी की शादी होने वाली है और मेरी बहन ने अपनी बेटी को सोने के कंगन देने हैं, तो सुशीला दीदी के कंगन मेरी भांजी को दे देंगे और जितने रुपए उनकी कीमत होगी उतने रुपए पार्टी फंड में डाल देंगे। ये बात जब भगवती चरण को पता चली, उन्होंने सुनी, तो उनको बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा
कि सुशीला दीदी अपने कंगन दे देंगी, वो कंगन बेच देंगी और जितने रुपए के बिकेंगे वो पार्टी फंड में जाएंगे। लेकिन जयचंद्र विद्यालंकार की भांजी की शादी में कंगनों के लिए जितने रुपए उन्होंने जमा कर रखे हैं वो रुपए पार्टी फंड में दें। अगर सुशीला दीदी बिना सोने के कंगनों के रह सकती हैं तो जयचंद्र विद्यालंकार की भांजी भी रह सकती हैं। ये बात जयचंद्र विद्यालंकार को बहुत बुरी लगी, तो ये भी शायद एक कारण रहा दोनों के बीच में रिफ्ट पैदा होने का और भगवती चरण के विरुद्ध दुष्प्रचार का। और फिर दोस्तों ये खाइयां, अविश्वास की खाइयां और चौड़ी और गहरी होती चली गई। तो भगवती चरण के विरुद्ध खूब झूठ फैलाया गया था। अब उनके अपने साथी उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इन्हें छोड़ भी नहीं रहे थे। इनके घर आते थे, खाना खाते थे, रात बिरात वहीं सोते भी थे, इनसे रुपए भी लेते थे। भले ही बड़े भाई ने संपत्ति के बंटवारे में अन्याय किया था, तब भी इनको बहुत कुछ मिला था। तो लगातार मदद करते रहे साथियों की, और ये ताने भी सुनते रहे। कितनी पीड़ा रही होगी, कितना दर्द रहा होगा वो दुर्गा भाभी, वो भगवती भाई, जब उनको यूं पता चलता है कि ये मुझे सीआईडी का आदमी मानता है और देखो आज मेरे पास रुपए मांगने आ गया है, ये खाना खाने यहाँ आ गया है, ये रुकने यहाँ आ गया है, और वो फिर भी उनको रुपए भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, ठिकाना भी दे रहे हैं, और एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है। उन भगवती भाई के चरणों में सिर्फ 1000 बार नतमस्तक हूं मित्रों। देखिए 28 मई 1930 को भगवती भाई तो चले गए, शहीद हो गए। दुर्गा भाभी लंबे समय तक जीवित रही, और जैसा मैंने बताया नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी को उन्होंने इंटरव्यू दिया अर्ली 70s में। वो इंटरव्यू मैंने वहां पढ़ा है। इतनी पीड़ा, इतना दर्द है उस इंटरव्यू में। भाभी कहती हैं, बात यहां तक फैलाई गई कि भगत सिंह, सुखदेव और यशपाल जो हमारे बिल्कुल रात दिन के साथी थे, इन लोगों को भी ऐसा लगने लगा। सुखदेव जो था उसकी कोशिश ये होती थी कि जहां तक हो इस आदमी से फायदा उठाया जाए, क्योंकि इसके पास पैसा है, लेकिन इसका विश्वास नहीं करो। दोस्तों में इस तरह का वातावरण बन गया। भाभी आगे बताती हैं, मगर उन्होंने ये भी नहीं किया कि हमारा बहिष्कार कर देते, हमारा पिंड छोड़ देते। वे अपने फायदे के लिए हमारे पीछे लगे भी रहे। कितना दर्द है उनकी बातों में। वे आगे बताती हैं, मुझे याद है उस वक्त मेरे पति अंदर से बहुत दुखित रहते थे, बाहर से बिल्कुल ठीक नजर आते थे। मैंने कहा कि आप कहीं नौकरी कर लीजिए। बहुत पीछे पड़ करके रोहतक में एक जाट कॉलेज था उस जमाने में, वहां प्रिंसिपल के पद पर हमने इधर उधर से कहा करके लगवा दिया। 3-4 महीने वे वहां रहे, तबीयत नहीं लगी, फिर लाहौर पहुंच गए। ये घटना थी वर्ष 1926 की, जैसा भाभी ने उस इंटरव्यू में बताया है। पर उन दिनों रोहतक में जाट कॉलेज नहीं बल्कि जाट स्कूल हुआ करता था। जाट कॉलेज शुरू हुआ वर्ष 1944 में और जाट स्कूल शुरू हो गया था वर्ष 1913 में। फिर भाभी जाट कॉलेज क्यों कह रही थी? शायद इसका कारण यह रहा होगा कि वे स्वयं हिंदी की टीचर थी और लाहौर के एक स्कूल में पढ़ाती थी जिसे कन्या महाविद्यालय कहा जाता था। तो शायद उसी फ्लो में उन्होंने भी जाट कॉलेज का नाम लिया होगा। खैर, वर्ष 1926 में रोहतक जाट स्कूल में क्रांतिवीर भगवती चरण वोहरा ने प्रिंसिपल का कार्य देखा 3-4 महीने, और उसके बाद लाहौर पहुंच गए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण वर्ष था उनके जीवन में। लाहौर में भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा आदि मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन कर रहे थे। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के सेक्रेटरी बने थे और भगवती चरण वोहरा प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी थे। अब देखिए, ये साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और इतने नजदीक एक दूसरे के साथ कार्य कर रहे हैं, और इनके बारे में, भगवती चरण के बारे में प्रचार किया जा रहा है। तो कितना कठिन होगा भगत सिंह के लिए, कितना कठिन रहा होगा। उनको रोज ये बताया जा रहा है कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो, पुलिस का आदमी, सीआईडी का आदमी है, और फिर उनके संगठन के वो प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी हैं भगवती चरण वोहरा। खैर, समय और आगे बढ़ा। दोस्तों,
आपको ध्यान हो 15 अप्रैल 1929 को लाहौर में वो कश्मीर बिल्डिंग से सुखदेव, किशोरीलाल और जयगोपाल की गिरफ्तारी हुई थी। इसके एक सप्ताह पहले दिल्ली में सेंट्रल असेंबली बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार हो चुके थे। एक सप्ताह बाद लाहौर में जिस घर से गिरफ्तारी हुई थी वो घर भगवती चरण वोहरा के नाम से किराए पर लिया गया था और सुखदेव वहां बम फैक्ट्री चला रहे थे। ये बहुत अनयूजुअल बात थी। बाकी जहां जहां भी इन्होंने मकान किराए पर लिए कहीं पर भी किराएदार का असली नाम नहीं था, पर यहां भगवती चरण वोहरा के असली नाम से यह किराए पर लिया गया था। फिरोजपुर में डॉक्टर गया प्रसाद ने लिया बीएस निगम के नाम से, आगरा में रामलाल के नाम से, कहीं किसी नाम से, दिल्ली के सीता बाजार में, सहारनपुर में, जितने भी घर किराए पे लिए गए सब में किराएदार का नाम असली कभी नहीं बताया जाता था कि कभी पुलिस की रेड हो तो क्रांतिकारियों तक आसानी से पुलिस पहुंच ना सके। लेकिन लाहौर में ये मकान भगवती चरण वोहरा के नाम से किराए पर लिया गया। भाभी को इस बात की भी शिकायत है, दर्द था, पीड़ा थी। भाभी कहती हैं, वह सुखदेव ने भगवती चरण के नाम पर लिया, जबकि उनके अपने 3 मकान वहां पर मौजूद थे जो कि किराए पर दे रखे थे और खुद भी रह रहे थे। ऐसी बात की जाती थी कि इस आदमी को टेस्ट किया जाए। मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ इस बात के लिए, लेकिन उनको इस बात का विश्वास हो गया था। वे हमसे पैसा भी लेते थे, हर तरह का आराम, हमारा फायदा उठाते थे, हमारे घर का इस्तेमाल भी करते थे और हमारे ऊपर शक भी करते थे। तो यहां भाभी जिन 3 मकानों की बात कर रही हैं वे उनके अपने मकान हैं। वो कहती हैं कि हमारे 3 मकान थे, किराएदार भी रह रहे थे, हम भी रह रहे थे, फिर भी हमारे यानी भगवती चरण के नाम पर किराए पर लिया गया। ये वेदना है उनकी। और वेदना ये नहीं है कि उनके नाम पर लिया, वेदना ये है कि शक करते हैं कि इनको टेस्ट किया जाए। और कहती है पैसे भी लेते थे हमसे। पर एक क्रांतिवीर ऐसे भी थे जो कहते थे कि पुलिस वालों को हमें पैसा भी नहीं चाहिए, और वो थे चंद्रशेखर आजाद। भाभी बताती हैं, मेरे पति ने 3000 रुपया झांसी में उनको किसी के जरिए भेजा। चंद्रशेखर आजाद ने यह रुपया लौटा दिया और कहा कि हम पुलिस वालों का रुपया नहीं लेंगे। तो ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद। उनके आदर्श थे कि जिस व्यक्ति पर संदेह है पुलिस से मिला होने का, उससे रुपया नहीं लेंगे। पर जब वो संदेह दूर हुआ और भगवती चरण से भेंट हुई, जिन्हें वे बापू भाई कहते थे, तो अपने बापू भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोए थे आजाद। चंद्रशेखर आजाद से भी उम्र में बड़े थे ना भगवती चरण। तो आजाद का जन्म हुआ 1906 में, भगवती भाई का 1903 में। तो फूट फूट कर रोए, अपने बड़े भाई के गले लग गए। और एक बात और ध्यान रखें, 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जब सैंडर्स का वध किया, तो उसके बाद भगत सिंह को सुरक्षित लाहौर से निकालने के लिए किसने मदद की? दुर्गा भाभी अपने 3 साल के इकलौते बेटे शची, उस समय उम्र 3 साल थी, गोद में लेके अपने इकलौते बेटे को चल पड़ी। भगत सिंह की पत्नी बनके कलकत्ता तक साफ निकाल के ले गई। अपनी मान, मर्यादा, जीवन, अपने बेटे का जीवन सब कुछ दांव पे लगा दिया भगत सिंह को बचाने के लिए। भगत सिंह से बहुत स्नेह था, बहुत सम्मान था। बल्कि एक इंटरव्यू में उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को कभी कहा था कि शायद इतना प्यार तो अपने भाई और अपने पुत्र से भी नहीं हो जितना भगत सिंह से था। तो यहां नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी के इंटरव्यू में जब भगत सिंह के बारे में पूछा गया दुर्गा भाभी से, तो उन्होंने कहा, वह बहुत अच्छा आदमी था और वही आदमी था जो कि आखिर में सुखदेव से इस बात के लिए लड़ा था कि भगवती चरण पुलिस में नहीं है, सीआईडी का आदमी नहीं है। मेरी बात का यकीन करो। तो दोस्तों, भगत सिंह को अपने बापू भाई पर पूरा विश्वास था और बापू भाई ने तो भगत सिंह को जेल से छुड़ाने के लिए ये जीवन दे दिया। 28 मई 1930 को हुआ भी तो यही था ना। भगत सिंह सेंट्रल जेल लाहौर में थे। उनको हर संडे को सेंट्रल जेल लाहौर से बोस्टल जेल ले जाया जाता था बाकी साथी कैदियों, क्रांतिकारियों से मिलने के लिए। तो जिस समय
बोस्टल जेल से वापस लौट के सेंट्रल जेल को आए, बोस्टल जेल के गेट से बाहर निकलें, तब पुलिस की पार्टी पर हमला करके भगत सिंह को छुड़ाने की योजना बनाई थी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, और वहां बमों का प्रयोग होना था, उन बमों को टेस्ट किया जाना था। तो ऐसे एक बम का परीक्षण करने लाहौर में रावी के घने जंगलों में भगवती चरण वोहरा, विश्वनाथ वैशंपायन और सुखदेव राज गए थे। सुखदेव नहीं, सुखदेव राज। सुखदेव तो तब पहले से जेल में थे, सुखदेव राज बहुत जूनियर क्रांतिकारी थे। ये गए थे और जब बम को टेस्ट किया जाना था, उसकी पिन ढीली थी, बड़ा खतरा था। भगवती चरण ने कहा तुम दोनों पीछे हटो। सुखदेव राज को, विश्वनाथ वैशंपायन को, उन दोनों को पीछे हटा दिया और अपनी जान जोखिम में डाल के उस बम को टेस्ट करने लगे। हाथ में बम फट गया और वो शरीर चीथड़े चीथड़े हो गया। उस वीर क्रांतिकारी ने भगत सिंह को बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया था और उनके अंतिम शब्द ये थे, मेरी मृत्यु भगत सिंह को जेल से छुड़ाने के मार्ग में बाधा नहीं बने। ऐसे थे भगवती चरण वोहरा, 28 मई को जिनका बलिदान दिवस है। दोस्तों, हम पर, आप पर भगवती चरण वोहरा का, पूज्य दुर्गा भाभी का बहुत बड़ा कर्ज है। और तो कुछ हम उनको नहीं दे सकते, आज उनको याद कर सकते हैं, अपना सिर उनकी याद में झुका सकते हैं, 2 आंसू पलकों से ढलका सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।